गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर रीडर्स पे। आइए देखते हैं आज भारत में विविधता में आगे, जो हम पॉलिटिकल साइंस में कर रहे थे। अब यहाँ पे समीर की स्टोरी के बाद जो है हमको विविधता को समझना है। तो विविधता को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, तब जब लोग एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठ के जाते थे या फिर पैदल चल के जाते थे। तो हमारे पास भाई जब ट्रांसपोर्ट नहीं था इतना टेक्निक के साथ इतना ज़्यादा एडवांस, तब लोग क्या थे, इस तरह के रिसोर्सेज पे डिपेंड हुआ करते थे ट्रैवल करने के लिए। अक्सर ये यात्राएं खेती और बस्ती के लिए नई ज़मीन की तलाश में या व्यापार के लिए की जाती थी। उसका मोटो क्या होता था ट्रैवल का? पहले या तो खेती का जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे अगर खेती की फसल के लिए लायक ज़मीन ख़राब हो गई या फिर कुछ वजह से खेती नहीं कर पाए तो वो लोग क्या करते थे, जगह चेंज करते थे, या फिर घर नया तलाश ढूंढना है, किसी वजह से उनका जहाँ पे वो रहते हैं वो नष्ट हो गया। फिर दूसरा क्या था, ट्रेड, बिजनेस करने के लिए उनको व्यापार के लिए ट्रैवल करना होता था। यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और काल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बसते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कई चीज़ें वे नई जगह की नई जगहों की जो चीज़ें थी वो अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होते रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। तो इस तरीके से क्या है, एक मिश्रण देखने को मिला कि पुराने के लोग जब ट्रैवल करते थे तो अब नए जगह पे गए, उनको कुछ अच्छा लगा, कुछ उनको कल्चर अच्छा लगा, कुछ उनको वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका अच्छा लगा या खाना बनाने का ढंग उनको अच्छा लगा, कुछ म्यूजिक अच्छा लगा, लैंग्वेज में अच्छा लगा या रिलीजन में उनको पसंद आया, तो उन्होंने क्या हुआ, उसको अडॉप्ट कर लिया। अपनी कुछ चीज़ें छोड़ी या कुछ चीज़ों जो उनके यूज टू थे वो काफ़ी टाइम से, तो इंसान उसको छोड़ नहीं पाता जल्दी, तो उसमें क्या थे, वो ढल गए थे। और इस तरीके से उनके साथ एक क्या हो गया, एक मिश्रित जो हो गया श्रेणी का हमारे पास उसका उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि हमें किसके थ्रू मिलता है, पुराने समय में ट्रैवल करने के रीज़न के थ्रू। अब यहाँ नेक्स्ट में आइए। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में विकास होता है, सांस्कृतिक प्रभाव और जीवन के आकार में देने में योगदान होता है, यही सब बताया जा रहा है। यहाँ पे विविधता संपन्न हो जाते हैं इतिहास के कारण। तो विविधता संपन्न हम कैसे हुए? विविधता संपन्न हम हुए जब हम ट्रैवल किए तो हम नए कल्चर को अडॉप्ट किए, नए लैंग्वेज को अडॉप्ट किए और वहाँ की उनके जो लाइफ स्टाइल थे उनको अडॉप्ट हमने किया और अपना भी हमने संभाल के रखा। तो इस तरीके से क्या हो गया, दोनों का एक मिश्रण, दोनों का एक जो कल्चर और वाइज और सारा लाइफ स्टाइल वाइज क्या था, एक मिक्स्ड लाइफ स्टाइल हमने अपने आप में क्या किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, अब उसमें क्या है, ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग की भौगोलिक स्थितियों से सामंजस्य बैठाते थे। अब वो लोग नए जगह पे गए तो वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट भी उसमें उनको एडजस्ट करना पड़ता था। कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी, कहीं पे बारिश, कहीं पे सूखा, कहीं पे रेगिस्तान, इस तरीके से उनको मिलता हो। अगर वो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी। तो इसके साथ उन्होंने क्या किया, एडजस्ट करना सीख लिया। अब वो एडजस्ट करके अपना क्या करते हैं, जीवन सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल दे रहा है, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। हाँ है, समुद्र के पास और पहाड़ी में न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग। शहर में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहर के लोग बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर करते हैं। अब जो शहर में रह रहा है, जिसने खेती से कभी करते हुए देखा नहीं, खेती होते हुए उसने कभी अपनी नज़रों से देखा नहीं, या उसने अनुभव नहीं किया, या उसने किया नहीं, ठीक है, तो हमारे पूर्वज तो किए,
पर हम उनके साथ नहीं रह रहे हैं, हम शहर में आ गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा जो जनरेशन है आगे जो बढ़ रहा है वो इनसे क्या हो रहा है, उसका कनेक्शन टूटता जा रहा है। तो अब वो क्या है, वो मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, और उसका जो सेल्फ वो जो है सेल्फ जो आप उसको क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो है, खुद से खेती करना, खुद से वो प्रोडक्टिव वाला जो प्रोडक्ट करना होता है, वो क्या है, वो अब उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका कनेक्शन टूट गया है। तब यहाँ पे क्या है, शहर में लोगों का रहने का अंदाज अलग हो जाएगा। गांव में तो लोग क्या होता है, गांव में वो खेती भी खुद कर रहे हैं, कपड़े भी खुद सिल रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट कम है, उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं हैं, पर वो हर चीज़ में क्या है, निर्भर है, आत्मनिर्भर, स्वयं पे ज़्यादा वो निर्भर होते हैं। तो बाज़ार में शहर में और गांव में, ये दोनों में ये फ़र्क है कि शहर में बाज़ार है तो हर चीज़ पे इंसान क्या होता है, बाज़ार पे डिपेंड हो जाता है, और गांव में ये चीज़ उतनी उस आप मात्रा में कहिए कि देखने के लिए नहीं मिलती है जितना कि शहर में। अब दो भाग किया गया भारत को, ठीक है। फिर से एक नया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए विविधता के बारे में, एक नया एग्जाम्पल, एक गांव और शहर का। तो अब एक है भौगोलिक स्थिति के द्वारा समझिए। लद्दाख और केरल। लद्दाख बहुत बड़ा पहाड़ी ऊंचाइयाँ हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी बहुत माइनस में चलता है। केरल जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है, वहाँ पे केरल में बोटिंग वगैरह भी बहुत की जाती है। तो एक वैसा हो गया, बहुत ज़्यादा हरा भरा जगह हो गया, हरियाली से भरा हुआ। और एक ऐसा जगह हो गया जहाँ पे ऑक्सीजन भी आपको सही से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी हाइट की वजह से, वो इतनी ज़्यादा हाइट पे। तो अब इन दोनों के क्षेत्र में क्या है, विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। तो ये इस तरीके से आपका क्या एक एग्जाम्पल है कि आप समझ सकें कि विविधता कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ, और विविधता से फिर जीवन में कैसे होता है वो फ़र्क आता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको विविधता और असमानता में फ़र्क समझना है। असमानता आपने उस स्टोरी में देख चुके हैं, सुमन वाले स्टोरी में, लड़के का नाम। और ये जो है, ये आपको फिर अपने आसपास की जगहों को देखिए, अपने उन चीज़ों से रिलेट करिए। कहीं आपके परिवार में भी होंगे जो बाहर निकलते होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में होंगे जो महानगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। उनसे आप बातचीत करके यहाँ वहाँ के जीवन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तो यही हुआ विविधता हमारा। इस चैप्टर में देखिए आपको लद्दाख और केरल के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। लद्दाख में क्या है और केरल में क्या है, ताकि आप डिफरेंस अच्छे से समझ सकें, ठीक है। लद्दाख ऊंचे पहाड़ वाला है और रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खेती संभव बहुत कम है। इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे इलाका क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। पेड़ बहुत कम होते हैं। पीने के लिए पानी में लोग को गर्मी के महीने में बर्फ़ जो पिघलता है उस पर वो लोग डिपेंड रहते हैं। खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसके ऊन से पश्मीना ऊन निकलता है। वो ऊन बहुत कीमती होती है, बहुत महंगी होती है, पश्मीना शॉल के नाम से। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इनको इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो लद्दाख में भाई वो बकरियों का पालन करते हैं, जानवर का पालन, जो बकरी है उसमें पश्मीना ऊन निकलता है, और वो ले जाके कहाँ सेल करते हैं, जम्मू और कश्मीर में। तो ये उनका क्या है, रोज़गार है। इस तरीके से वो अपना रोज़गार उत्पादन करते हैं। और दूसरा क्या है, उनके पास दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होती है, ठीक है। तो जानवर के नाम पे उनके पास वही बकरी, गाय और याक होती है, और खाने के लिए उनके पास वही जो चीज़ वो सेव करके रख सकते हैं लंबे टाइम तक, या जो उनके शरीर को गर्माहट दे, ऐसी चीज़ें वो खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस भी है। यहाँ का जो रेगिस्तान है वो काफ़ी क्या है, आकर्षक है, और यहाँ पे व्यापारी आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि ये कई घाटियों हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो लद्दाख का जो है वो मध्य एशिया जाने का रास्ता जाता है, और वो रास्ता कहाँ पहुँचता है, तिब्बत में। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। पहले के समय की बात बता रहे हैं जब वो चला करते थे। लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा।
लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो तिब्बत और लद्दाख में बहुत सिमिलैरिटीज़ है कल्चर वाइज और पीपल वाइज, तो इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। अच्छा, लोगों को वहाँ गाने और कविताएं क्या है, वो मौखिक याद रखते हैं, ठीक है, और वो गाते हैं या उसको गुनगुनाते होंगे। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो एक यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, तिब्बत का एक ग्रंथ क्या है, केसर सागा, ठीक है, और जो कि काफ़ी फेमस है लद्दाख में। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये इनका मनोरंजन का साधन हुआ। जो ग्रंथ वो ग्रंथ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ जो ये हाँ ग्रंथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तिब्बत का ग्रंथ है, तो हाँ ग्रंथ है। ग्रंथ जो है उस पर वो नाटक करते हैं और उसमें अपना मनोरंजन वो करते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में देखिए केरल के विषय में लिखा हुआ। ये तो हो गया आपका लद्दाख, आपने इसको समझ लिया। अब केरल को देखिए, केरल और लद्दाख के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। केरल भारत के दक्षिण में है, ठीक है, और क्या है, दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के क्या है, मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची और इत्यादि। मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यहाँ पे सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे केरल। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों का जीवन विवरण देते हुए लिखा, वह मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, तो इब्न बतूता है एक भाई जो 700 साल पहले यहाँ अपना यात्रा वृत्तांत किया है और लिखा है, और उसमें मुसलमानों का क्या है, बहुत उसमें आकर्षक रूप दिखाया है। फिर नेक्स्ट में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सब धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीन जालों से हूबहू मिलते हैं और जिन्हें चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करती है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग क्या है, मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो ये मेन आपका डिफरेंस, ये आपका लद्दाख और ये आपका केरल हो गया। अब ये दोनों ही क्या है, इंडिया कंट्री में। इंडिया कंट्री में तो हम इन दोनों को ही क्या करते हैं, अब हम पश्मीना का शॉल ऐसा तो नहीं कि यूज़ नहीं करते हैं, कश्मीरी में बिक रहा है, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ मसाले तो हर घर में यहाँ मिलते हैं, केरल के जो मसाले होते हैं, या फिर केरल का जो यहाँ पे चावल है, जो चावल भी हर घर में होता है। तो चावल ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे विस्तारित होता गया पहले, लेकिन यहाँ बेसिक क्या है, मिलने का मतलब सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ है वो यहीं पे है। काली मिर्च मसाले की खेती जो मेन स्टेट है जो वहीं है, यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों क्या हुआ, हमारा विविधता हुआ, हमारा देश का विविधताओं का जो देश है उसमें ये क्या है, दोनों ही, एक ठंड प्रदेश है तो एक गर्म प्रदेश है यहाँ पे। ठीक, एक समुद्र से और पहाड़ों से घिरा हुआ है और वो पूरा बर्फ़ से सालों भर ढका रहता है। यहाँ मछली पकड़ने के लिए चीनी जाल जिसका वो यहाँ पे बताया गया है, वो इसका एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, विविधता। ये हुआ हमारा विविधता का चैप्टर, और बेसिकली विविधता यही हुआ कल्चर वाइज, खाने के मामले में, जीवन शैली के मामले में, व्यापार के मामले में, अपना अपना जो उत्पादन वो करते हैं उस मामले में, और वो किस तरीके से बाहर से हमारे देश में आया उस तरीक़ों का भी क्या हुआ, हम पे असर पड़ा है। हमने अडॉप्ट भी किया और हमने अपना भी बनाए रखा। अगर बाहर से चीनी जालें आई और चीनी का वो बर्तन इस्तेमाल हुआ तो हमने अपना भी जो बेसिक है मसालों का और ये सारा चीज़ क्या है उसको बनाए रखा। तो ये मिश्रित हुआ, मिक्स्ड कल्चर हुआ, जिससे कि विविधता हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट में जब दोनों का हम देख रहे हैं स्टेट का, तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। केरल और लद्दाख की क्या है, भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, अलग है। दोनों का क्षेत्र, इतिहास का, एक दूसरे का सांस्कृतिक प्रभाव
अलग हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों को क्या किया, प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती होती है, तो वहीं लद्दाख में भौगोलिक स्थिति में ऊन होता है। ठीक है, इस तरीके से सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों ही दृष्टिकोण से क्या है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। अब इस डिफरेंसेस का क्या प्रभाव है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक और रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे उसने क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। हमारे यहाँ तो एक फेमस कहावत भी है कि हर 10 किलोमीटर में आप जाइए तो आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगा, खाना अलग मिलेगा, बोली भाषा। तो यहाँ पे हमारे रीति रिवाज और अलग अलग जो हैं सारे जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही है। ठीक इसी तरह अड़ोस पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो विविधता का बेसिक यही है कि आप इसको अपने आसपास में भी देखिए, आप विविधता को क्या करेंगे, महसूस करेंगे। असमानता और विविधता में कन्फ्यूज्ड सॉरी नहीं होना है। असमानता डिफरेंट चीज़ है और विविधता डिफरेंट चीज़ है। अब विविधता में एकता है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।